तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेन डोजो चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चालू हो गई हैं, जो कि 3 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक चलेंगी और हर दिन 3 शिफ्ट होंगे और 100 सवाल आएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार पैटर्न बदल चुका है पिछले लास्ट ईयर से। पहले क्या रहता था कि मिक्स सवाल आते थे, लेकिन अब क्या है कि उसको कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। तो पहली कैटेगरी साइंस सेक्शन, देन मैथ, देन रीजनिंग, देन जीएस सेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या था, ठीक है। तो चालू करते हैं हमने वीडियो को। और देखिए, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, कोई चार्जेस नहीं है। और ये क्वेश्चन एकदम 100% एग्जैक्ट वही है जो आज के पेपर में आए हैं, जो कि स्टूडेंट्स के रिव्यू द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, इस बार क्या हुआ है ना कि जीएस के नाम पे ना सिर्फ इन्होंने करंट अफेयर पूछा है, ठीक है। इन्होंने कुछ भी स्टैटिक नहीं पूछा है, कुछ भी जीएस, कुछ भी मतलब हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछा है। सिर्फ करंट अफेयर भरा पड़ा है। तो मेन फोकस हमारा वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जो पहला सवाल आया था कि जो साचेत ऐप है, जो कि अप्रैल में प्रमोट किया जा रहा था, तो उसको किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, ठीक है। जो हमारे डिजास्टर से रिलेटेड वार्निंग देने के लिए उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसको प्रमोट किसने किया था? पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात में इसको प्रमोट किया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनडीएमए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए मूव करते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 ये है कि डॉक्टर एन आर नाजम, जिनको 2026 में पद्म विभूषण मिला है, वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से थे, ठीक है। तो वो तो वायलिन इंस्ट्रूमेंट से थे, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण मिला है, पहली बात तो 2026 में, प्लस वो वायलिन इंस्ट्रूमेंट से थे। चलिए सवाल नंबर 3 में आपको पता चल गया होगा कि जो तमिलनाडु के में नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है, वो है विजय थालापति, ठीक है, जो कि पहले एक एक्टर रह चुके हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उनकी पार्टी का नाम क्या है। तो उनकी पार्टी का नाम है टीवी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। और उन्हें 108 सीट मिली थी, 234 में से 108 सीट उन्हें मिली थी और वो जीत गए थे, फिर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने और वो आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 ये है कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच, वो कहाँ हुई थी? तो वो जो मीटिंग हुई थी वो मुंबई के लोक भवन में हुई थी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखे रहिएगा। और एक सवाल ये है कि जो एआई समिट है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जो एआई समिट है वो दिल्ली में हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए थे जहाँ यही सेम सवाल पूछा गया था कि एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है। तो न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए मूव करते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो कौन से एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता लॉन्ग जंप में 8.15 मीटर की लगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये हेल्ड कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो मुरली श्रीशंकर ने 8.15 मीटर की जंप लगा के जीता, ठीक है। और ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो ये स्टेडियम का नाम ध्यान रखे रहिएगा। तो ये श्री कांति वीरा स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, उसमें आयोजित किया गया था। चलिए सवाल नंबर 5 क्या गया था कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, ठीक है। तो ये अगर मेन कैटेगरी में देखा जाएगा तो ये कार्लोस अल्कराज को मिला है, ठीक है। और अगर फीमेल कैटेगरी में देखा जाएगा तो ये एरिना सेबलेंका को मिला है। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो वो पीएसजी फुटबॉल कप को मिला है, ठीक है। एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो वो लॉन्डो नॉरिस को मिला है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और यंग स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड किसको मिला है? तो लैमी यमाल को मिला है, ठीक है। लैमी यमाल ये आपके स्पेन की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। और स्पेन ने इस बार फीफा जीता है, तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के साथ फाइनल हुआ था, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखे रहिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि
जो 70th नंबर का बैलन डोर है वो फर्स्ट टाइम पेरिस से बाहर हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ हुआ? तो पहली बात तो ये जो बैलन डोर है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हमेशा अक्सर पेरिस में होता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये लंदन में हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखे रहिए। और ये कौन सा नंबर का बैलन डोर है? ये 70th नंबर का बैलन डोर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बैलन डोर किसको मिला है? तो लियोनल मेसी को मिला है, वो 8 बार। चलिए सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं कि आरोह आरोह एक स्पोर्ट्स कैंप इनिशिएटिव है, ठीक है। इसको कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसको मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक कौन से नंबर की बैठक थी? ठीक है। तो ये जो बैठक थी ये 58 नंबर की बैठक थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और करंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखे रहिए। दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया था? ठीक है। तो अभी रेपो रेट कितना चल रहा है? तो 5.25%, ठीक है। ये अभी अनचेंज्ड है। तो वह इसको ध्यान रखे रहिए, क्योंकि अभी एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम हुआ था, वहां सेम यही सवाल पूछा गया था कि रेपो रेट कितना है। तो 5.25%। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LV-M3M5 रॉकेट बाहुबली का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह 4400 किलोग्राम को किस नाम से लॉन्च किया? तो अभी इसरो ने एक हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, जो कि हैवीएस्ट है। 4400 kg की है, ठीक है। वो जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई है। एंड कौन से रॉकेट से? तो LVM-M3M5, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई? तो ये 2 नवंबर 2025 को लॉन्च हुई। और इसका नाम क्या दिया गया? तो CMS-03। CMS-03, इस बात को ध्यान रखते रहिए। अब सवाल है कि मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने में और भारी बारिश के कारण राज्य के 26 जिले प्रभावित हुए और 111 लोगों की जान चली गई? अभी बहुत तेजी से तूफान आया था, ठीक है, जहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट उससे प्रभावित हुए थे और 111 लोगों की जान भी गई। तो कौन सा स्टेट है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कौन से प्रभावित शहर थे? तो प्रयागराज, मिर्जापुर, नगर फतेहपुर। अगर आप इस रीजन से हैं तो आप जान रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 13 में विश्व बैंक द्वारा संशोधित $3 प्रतिदिन 2021 पीपीपी की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितनी दर्ज की गई थी? ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 2022-23 में कितनी थी? तो 5.3%, ठीक है। और 2011-12 में 27.1% थी, ठीक है। और तो ये और अब है 5.3%। तो इस बात का ध्यान रखे रहिए। प्रोजेक्ट सूर्य प्रोजेक्ट देखिए, तो सवाल नंबर 14 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्य, जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV से संबंधित है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट सूर्य किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है। तो ये तो आप ऐसे देख के बता सकते थे कि जो भी इंडिया से रॉकेट लॉन्च होंगे वो इसरो ही लॉन्च करेगा। तो इस बात को ध्यान रखे रहिए। तो रॉकेट का नाम क्या है? कि प्रोजेक्ट सूर्य, ठीक है। अब सवाल नंबर 15। तो सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट वित्त धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस भाग में संचालित सिंडिकेट केंद्रित है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि साइबर स्लेवरी एंड डिजिटल अरेस्ट, तो ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया में, ओके। और उसके साथ साथ म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड रीजन में भी ये चल रहा है। ये सब फ्रॉड स्कैम से बचिए आप लोग। अब आ जाते हैं अपना सवाल नंबर 16 पे, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि जो अभी एकेडमी अवार्ड हुआ है, ठीक है। एकेडमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला? ठीक है। तो वो मिला होम बाउंड को मिला, ठीक है। और ये एकेडमी अवार्ड कौन से नंबर का था? तो ये 98th नंबर का एकेडमी अवार्ड था, ठीक है। और एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। तो वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है।
और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो माइकल जॉर्डन को मिला, ठीक है। और कौन सी मूवी के लिए, तो सिनर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो जेसी बकली को मिला। कौन सी मूवी के लिए, हेमनेट के लिए। इस बात को ध्यान रखे रहिए। वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष वार के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस स्ट्रेट को बंद किया गया था। तो अभी न्यूज में बहुत चर्चित में रहा था ईरान और यूएस का वॉर, ठीक है। तो ईरान ने क्या किया कि जो उनका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगा, ठीक। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, ठीक। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किसके किसके बीच में है, तो ये है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा। और स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर पूछ लिया तो किसके बीच में है, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका है तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पर। तो ये बोल रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 40 जूल से 140 जूल बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन वर्क डन निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 140 माइनस 40 इक्वल टू 100 हमारा आंसर हो जाएगा। एक गतिमान वस्तु के वेग समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा अक्ष टाइम एक्सिस पर झुकी हो, वस्तु की वेग की क्या स्थिति होगी, ठीक है। व्हाट विल द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो वो टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी साइंटिफिक रीजन फॉर क्लियर स्काई ब्लू, तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो आसमान का कलर है वो नीला क्यों होता है। तो जैसा हमने साइंस में पढ़ा है कि विबग्योर होता है, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। तो जो वॉयलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है, मतलब स्कैटर करता है। इसलिए हमारे आसमान का कलर नीला होता है, ठीक है। और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दी गई है 60 वाट, ठीक है, और वो 120 बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा करंट पूछ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वाई वी, आई इक्वल टू पी वाई वी, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है। तो 60/120 0.5 एम्पियर। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इस बात को भी ध्यान रखे रहिए। अब सवाल नंबर 22। न्यूटन की गति के दूसरे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है, F इक्वल टू एम ए। तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट प्रोपोर्शनली टू द फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताइए क्या होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग अलग से फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। और न्यूटन के पहले लॉ को ही बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और सेकंड लॉ तो हमने देख ही लिया, F इक्वल टू एम ए। और थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अभी आपके आने वाले स्टेप में ये आ सकता है कि ये तीनों के एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, ठीक है, बहुत बार। तो ये तीनों के एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा कि पहले लॉ के क्या एग्जाम्पल है, सेकंड के क्या है, थर्ड के क्या है। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वो हाईएस्ट किस में होता है, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हाईएस्ट सॉलिड में होता है, फिर उससे कम लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। और वैक्यूम में जीरो होता है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड जीरो होता है, हाईएस्ट सॉलिड में होता है। और साउंड एक तरह की मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है। तो ये किसने दिया, तो ये दिया है एंटोनी लेविसियर ने, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एंटोनी लेविसियर ने दिया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा। और आपके अगले स्टेप में ये पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है, तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, ठीक है। और पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, तो जॉन डाल्टन ने दी है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखे रहिएगा। अब आ जाता है एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा जब NaOH प्लस HCl को मिलाएंगे। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें
NaCl के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा प्लस वाटर बना देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक बात, आपको सारी रिएक्शन रट लेनी है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने टाइप की रिएक्शन है ये आपको एक एक बार देख लेनी है। अब सवाल है कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंड्राइट। चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो एक लाइट है, एक लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ है 600 nm, ठीक है, और इसकी स्पीड दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ दिया हुआ है स्पीड, और हमारा वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, तो 600 nm। nm को चेंज कर लीजिए, तो nm को चेंज करेंगे तो वो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 10⁻14 हर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज होती है। ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हर्ज हो जाएगा, ध्यान रखे रहिए। चलिए आप अगला सवाल देखा जाए कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट है, डिजोल्व करते हैं 80 ग्राम सॉल्वेंट के साथ, देन परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखे रहेगा, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80, तो ये हमारा 20% हो जाएगा। अब अगला सवाल है, कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोजन के विखंडन टूटना से जैविक ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको, जो एटीपी के दौरान जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मान लीजिए पूछ लिया तो एटीपी फुल फॉर्म, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 30 कि कफ सिरप, टीचर आयोडीन और कई टॉनिक जैसे दवाइयों बनाने में इथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से किस विशेषता के कारण किया जाता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेडिसिन लाइक जो कफ सिरप बनाते हैं, ठीक है, ये सब में अल्कोहल का यूज होता है। तो किस लिए यूज होता है? क्योंकि अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इसलिए अल्कोहल का यूज होता है मेडिसिन में। तो सवाल नंबर ये है कि स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम डिक्रीजेस टू, वो भी दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है। तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1.5। अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कम्पाउंड अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाएगा? तो पहला है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है वाटर, चौथा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसमें से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये हमारा डिकम्पोजिशन में जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं ये। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो एक ब्राउन फ्यूम इवॉल्व होती है, ठीक। तो जो ब्राउन फ्यूम होती है, मतलब वो जो गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है? तो जो गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख रहिएगा कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब अगला सवाल ये कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन के अंतर्गत निम्नलिखित में किससे प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में दिया जाता है? तो ये 3 स्टेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी में हमारे पास क्या है, ग्रास हॉपर, डियर रैबिट, ओके, तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक। एंड फ्रॉग, लॉयंस आर सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर, ओके। अब सवाल ये है, अगला सवाल कि वाई इज सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल की होती है, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है? तो वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है इसलिए वो फ्लेक्सिबल होती है। चलिए, अब ये अगला सवाल हमारा ये है कि अल्ट्रासाउंड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? अल्ट्रासाउंड मेनली जब प्रेगनेंसी के टाइम सोनोग्राफी करना रहता है, तब अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। चलिए, थैंक यू। तो ये थे आज के जो भी आए हुए सवाल थे जो मुझे मिल पाए हैं। तो अब जब भी अब नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड शिफ्ट में जितने भी सवाल आए हुए हैं, उसकी वीडियो में मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना होगा, वहाँ जॉइन कर लीजिए, वहाँ एकदम कंप्लीटली फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद।